हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 11th स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट में अभी तक हम वेन डर वाल इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्रिटिकल फिनोमिनाज और गैस की और प्रॉपर्टीज की स्टडी करके आज इसको कंप्लीट कर रहे हैं। गैस स्टेट को क्रिटिकल फिनोमिनाज या फिर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का लिक्विफिकेशन का मतलब है कि जितने भी रियल गैसेस हैं उन सभी रियल गैसेस को हायर प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशन में हम लिक्विफाई कर सकते हैं। यानी प्रेशर अगर बढ़ाते गए और टेम्परेचर अगर कम करते चले गए तो उस कंडीशन में उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। मींस ऑल रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट हायर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कंडीशंस। लेकिन अगर आइडियल गैस को हम देखते तो आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उसका जो पार्टिकल होता है या उसका जो मॉलिक्यूल है आइडियल गैस का हाइपोथेटिकल गैस है, परफेक्ट गैस है। उसका जो पार्टिकल है या उसका मॉलिक्यूल है विच इज इलास्टिक होने की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कोलैप्स हो जाता है। यानी कि इन केस ऑफ आइडियल गैस gas cannot be liquefied at any conditions of temperature and pressure. टेम्परेचर प्रेशर की किसी भी कंडीशन में लिक्विफाई नहीं होती। इट इज ड्यू टू the molecule of perfect gas or ideal gas or supposing gas or hypothetical gas is elastic and can be collapse into each other at higher pressure and low temperature. हायर प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो इतने पास आ जाएंगे, इलास्टिक होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में कोलैप्स हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाएंगे। गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, गैस का फाइनल वॉल्यूम 0 कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इन केस ऑफ रियल गैस, अगर हम रियल गैस का केस देखते हैं तो रियल गैस के केस में ऑल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट द कंडीशन ऑफ हायर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ऑल गैसेस can be liquefied at higher pressure and low temperature conditions. लो टेम्परेचर और हायर प्रेशर की जो कंडीशन है उस पर सभी गैसों को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो रियल गैस का पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल जो होता है विच इज रिजिड और उसका हम स्फेरिकल मानते हैं। द पार्टिकल ऑफ रियल गैस इज रिजिड एंड स्फेरिकल एंड पार्टिकल्स हैविंग इंटर फोर्सेस होते हैं, जबकि आइडियल गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होता। नॉट हैविंग इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इसलिए सभी रियल गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। तो रियल गैसेस के लिए जो स्पेसिफिक चीजें हैं क्रिटिकल फिनोमिना का मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। क्रिटिकल फिनोमिनास गैस के लिए कांस्टेंट होते हैं क्रिटिकल फिनोमिनास
one is critical temperature, denoted by Tc. Second is critical pressure, denoted by Pc, and third is critical volume, denoted by Vc. Tc, Pc एंड Vc. क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है क्या है, ध्यान देना यहाँ पे. सपोज दैट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल कर रखा है. कौन सी स्टेट में? ये गैस स्टेट में. इस पे हमने प्रेशर सपोज करो P1 लगा रखा है और टेम्परेचर इसका T1 है. टेम्परेचर कितना यूज किया हमने? T1. प्रेशर कितना यूज किया? P1. अगर हम इसको प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, इसी टेम्परेचर पे इसका प्रेशर इंक्रीज करके हमने P2 कर दिया और इतना कर दिया कि जो गैस थी वो कन्वर्ट इनटू लिक्विड. गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. इसमें कन्वर्ट होगी लिक्विड में. प्रेशर बढ़ाने से हमने इस टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया. उसके बाद हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया. टेम्परेचर बढ़ा के हमने T2 कर दिया. तो उस कंडीशन में प्रेशर P2 था, टेम्परेचर T2 था. उस कंडीशन में लिक्विड जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वापस से गैस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया इसका. फिर हमने इसका प्रेशर बढ़ाया. प्रेशर बढ़ा के हमने P3 कर दिया. फिर से हमने गैस को लिक्विफाई कर लिया T2 टेम्परेचर पे. फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया. टेम्परेचर बढ़ा के हमने T3 कर लिया. T3 टेम्परेचर पे और P3 प्रेशर पे वापस से लिक्विड जो था कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस से गैस में कन्वर्ट हो गया. फिर हमने प्रेशर बढ़ाया, P4 कर लिया. वापस से हमने गैस को इस T3 टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट कर लिया? लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया. फिर हमने T4 टेम्परेचर कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया. टेम्परेचर बढ़ा के T4 जैसे ही कर दिया, प्रेशर हमारे पास P4 था. उसके बाद ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड अब गैस में कन्वर्ट हो चुकी है. कौन से टेम्परेचर पे? T4 टेम्परेचर पे और P4 प्रेशर पे. अब चाहे हम कितना भी प्रेशर बढ़ा लें, P5 कर लें, P6 कर लें, P7 कर लें, कितना भी टेम्परेचर प्रेशर हम बढ़ा लें, अगर टेम्परेचर हम T4 रखते हैं या फिर इससे ज्यादा रखते हैं तो उस कंडीशन में इस गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते. यानी कि फाइनली किस हायर टेम्परेचर पर हम लिक्विफाई कर पा रहे थे? T3 पे. T3 पे हम गैस को लिक्विफाई कर पा रहे थे, लेकिन T3 से ज्यादा टेम्परेचर पे हम प्रेशर बढ़ा के गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते. देन T3 इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस. T3 इस गैस का क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर. अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का. सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया और हमने टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस भी लगा दी कि सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड ही है आपके पास. टेम्परेचर हमने ले रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर हमने ले रखा है यहाँ पे गैसेस स्टेट में. प्रेशर हमने ले रखा है सपोज करो 10 एटमॉस्फेयर. 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 एटमॉस्फेयर पे हमारे पास गैस है. अब हमने इसका प्रेशर बढ़ाया इसी टेम्परेचर पे. प्रेशर को बढ़ा के हमने कर दिया 20 एटमॉस्फेयर और इसी टेम्परेचर पे 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हमने गैस को लिक्विफाई कर लिया. गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. यानी कि अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में है. किस प्रेशर पे? 20 एटमॉस्फेयर पे और 30 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हमने इसका टेम्परेचर फिर से राइज किया. इसका टेम्परेचर कर दिया हमने 31 डिग्री सेंटीग्रेड. 30 से हमने कितना कर दिया? 31 डिग्री सेंटीग्रेड. 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इस प्रेशर पे वापस से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में. यानी कि अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में है क्योंकि टेम्परेचर हमने 31 डिग्री सेंटीग्रेड कर रखा है और प्रेशर हमने 20 एटमॉस्फेयर. अब हमने इसका प्रेशर फिर बढ़ाया. प्रेशर बढ़ा के 65 एटमॉस्फेयर कर दिया. प्रेशर बढ़ा के कितना कर दिया हमने? 65 एटमॉस्फेयर. तो इस 65 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया. मींस फिलहाल अब लिक्विड है. कौन से टेम्परेचर पे? 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 65 एटमॉस्फेयर पे. प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है. अब हमने इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ाया और 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया. 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया. इस टाइम फिर से लिक्विड कौन सी स्टेट में आ गया? गैस स्टेट में. अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 65 एटमॉस्फेयर पे. अब हमने प्रेशर बढ़ा के 72.9 एटमॉस्फेयर कर दिया. प्रेशर बढ़ा के कितना कर दिया हमने? 72.9. यानी इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे हमने उसको फिर से लिक्विफाई कर लिया.
गैस कौन से स्टेट में हो गई? लिक्विड स्टेट में। अब हमने इससे ज्यादा टेम्परेचर किया, 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड करें, तो इस प्रेशर पे लिक्विड वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। अब चाहे हम जितना भी प्रेशर बढ़ा दें, अब हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। देन फाइनली हम इस टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई कर पा रहे थे और इस प्रेशर पे कर पा रहे थे। ये मिनिमम प्रेशर था जिसपे हम लिक्विफाई कर पा रहे थे, और इस टेम्परेचर हायर टेम्परेचर था जिसपे हम लिक्विफाई कर पा रहे थे। इससे ज्यादा टेम्परेचर पे हम नहीं कर पाते हैं। देन इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट इज क्रिटिकल प्रेशर ऑफ CO2। अभी एटमॉस्फेयर में लिया, इसको हम केल्विन में ले सकते हैं। केल्विन में ये हो जाएगा 304.1 केल्विन, और ये हो जाएगा 73.8 बार। बार के अंदर ही 73.8 होगा, 72.9 एटमॉस्फेयर होता है, और 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्रिटिकल टेम्परेचर। मींस क्रिटिकल टेम्परेचर क्या आ गया? कि द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने के बाद भी गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, यानी फाइनली उस टेम्परेचर पे हम लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर के टेम्परेचर पे हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। देन इसकी डेफिनेशन आ गई, द टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied by increasing pressure। प्रेशर चाहे हम जितना भी बढ़ाएं, गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम लिक्विफाई कर सकते हैं। गैस कैन बी लिक्विफाइड at higher temperature is called critical temperature। उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। If the temperature above which gas can be not be liquefied by increasing pressure is called critical temperature, TC। इसको हम नाम देते हैं TC। और इस गैस के लिए कांस्टेंट होता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, TC इज कितना है? 304.81 केल्विन, या फिर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ऊपर के इस टेम्परेचर पर हम लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर के टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई नहीं कर सकते। सभी गैसों के क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं कि उनका मोलर वॉल्यूम क्या है गैस का, और उसके साथ साथ उनमें इंटरेक्शन फोर्सेस या अट्रैक्शन फोर्सेस कितने हैं, यानी कि A और B जो वैन वाल पैरामीटर थे उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैथमेटिकली critical temperature of the gas is equal to 8A upon 27 RB। ये क्रिटिकल टेम्परेचर हम निकालने का फॉर्मूला है। 8 is constant, A and B are वैन वाल पैरामीटर, and R is gas constant, universal gas constant। Then we can say then this is constant 8, A is constant for gas, 27 is constant, R is gas constant and B is constant for gas, यानी all species are constant। then we can say हम कह सकते हैं कि यहाँ की सभी species constant हैं, तो guaranteed critical temperature for the gas is constant। the critical temperature of gas is constant। गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, और सभी गैसों का अलग अलग होता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ध्यान देना। जैसे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस स्कूबा डाइवर भी ले जाते हैं और स्काई डाइवर्स भी लेके जाते हैं, या फिर जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो भी लेके जा रहे हैं उसको।
ऑक्सीजन गैस को रेस्पिरेशन के लिए सिलेंडर में भर के लेके जाते हैं, लिक्विड कन्वर्ट करके, यानी लिक्विड ऑक्सीजन गैस को ले जाते हैं। अगर गैस का डायरेक्ट सिलेंडर ले गए तो गैस का डायरेक्ट सिलेंडर तो बहुत कम अमाउंट में गैस आएगी, तो उस कंडीशन में गैस खत्म हो सकती है। तो गैस को कौन सी फॉर्म में लेते हैं? लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड गैस की फॉर्म में सिलेंडर के अंदर गैस ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। ऑक्सीजन गैस का अगर सिलेंडर के अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑक्सीजन गैस की क्रिटिकल टेम्परेचर जो भी है 154 केल्विन होता है, उससे अगर ज्यादा टेम्परेचर हमने यूज कर लिया तो अंदर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो कौन सी फॉर्म में आएगा? गैसेस फॉर्म में। और गैसेस फॉर्म में अगर लिक्विड फॉर्म डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में आता है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, और वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, और इंटरनल प्रेशर की वजह से सिलेंडर फट जाएगा। इसी टाइप से हम घर में जो एलपीजी गैस सिलेंडर यूज करते हैं, एलपीजी जो गैस सिलेंडर है उसमें जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 64 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उस सिलेंडर के अंदर 14 केजी गैस हम फिल करके रखते हैं, तो 14 केजी गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके रखते हैं, यानी सिलेंडर के अंदर गैस लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर ज्यादा है। अंदर का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। रूम टेम्परेचर और इंटरनल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो गैस कौन सी फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे हम सिलेंडर को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उसका नोजल ओपन करते हैं, नोजल ओपन करते ही अंदर से गैस बाहर की तरफ आती है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है। गैस का फ्लो हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, तो अंदर से गैस बाहर आएगी, यानी कि अंदर से लिक्विड फॉर्म में गैस बाहर आएगी। तो बाहर का प्रेशर इतना कम है कि बाहर के प्रेशर पे वो गैस जो लिक्विड फॉर्म में थी वो गैसेस फॉर्म में आके बाहर आएगी, यानी बाहर की तरफ वो गैसेस फॉर्म में आती है। अब जो एलपीजी गैस का सिलेंडर है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 64 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 64 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे तो हम उसको अंदर लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर हो जाता है तो अंदर की तरफ जो गैस लिक्विड फॉर्म में थी वो लिक्विड फॉर्म में अब नहीं रहेगी, वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगी? गैसेस फॉर्म में। और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है, तो इंटरनल प्रेशर तेजी से बढ़ेगा, और इंटरनल प्रेशर तेजी से बढ़ेगा तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कॉन्स्टेंट होता है किसी गैस के लिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल प्रेशर की। Second is critical pressure, PC। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम 65 एटमॉस्फेयर पे उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, 70 एटमॉस्फेयर पे नहीं कर सकते, 72.9 एटमॉस्फेयर में हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो मिनिमम प्रेशर जिस पे हम गैस को लिक्विफाई कर पाते हैं, विच इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। मीन्स मिनिमम प्रेशर at critical temperature of gas at which gas can be liquefied. Is called critical pressure. Denoted by PC. It is also constant for gas. For carbon dioxide, it is 72.9 atmosphere और 73.8 बार, 72.9 एटमॉस्फेयर है या फिर 73.8 बार प्रेशर है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल प्रेशर है। एंड मैथमेटिकली अगर इसको हम देखते हैं, देन PC इज इक्वल टू A/27B²। A वैन डर वाल्स पैरामीटर है, एंड B ऑल्सो वैन डर वाल्स पैरामीटर।
और किसी गैस के लिए ए और बी कांस्टेंट होते हैं, तो ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, 27 कांस्टेंट है, देन पीसी इज आल्सो कांस्टेंट फॉर गैस। इंडिविजुअल गैस के लिए अलग अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इतना मैंने आपको बता दिया है। पीसी इज कांस्टेंट फॉर गैस। गैस के लिए पीसी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी पीसी और टीसी दोनों डिपेंड किस पे करते हैं, ए और बी पे। टीसी विच इज क्रिटिकल टेम्परेचर, and PC which is critical pressure, both depends upon van der Waals parameter of gas। गैस के वैन डर वाल्स पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, विच आर ए एंड बी, जो ए और बी है उनके ऊपर। तो ये भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल वॉल्यूम की। थर्ड इज क्रिटिकल वॉल्यूम विच इज वीसी। ध्यान देना, अभी जो मैंने एग्जांपल बताया है कि सपोज करो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रखी है हमने गैसेस फॉर्म में, और हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कंडीशन में हमने इसका टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया विच इज टीसी, और इसका प्रेशर ले लिया पीसी विच इज इक्वल टू 72.9 एटमॉस्फेयर, लगभग 73 एटमॉस्फेयर हमने यूज कर लिया। तो 72.9 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लिया और 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया। उस कंडीशन में ये जो होगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में। तो 1 मोल जो गैस थी उसका लिक्विड स्टेट में क्या वॉल्यूम होगा, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे, विच इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस 1 मोल ऑफ liquefied gas at critical temperature and critical pressure। critical temperature TC and critical pressure PC is called critical volume। which is VC। अब ध्यान देना है कि अगर एसटीपी की कंडीशन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर हम एसटीपी की कंडीशन लेते हैं तो उस टाइम 1 मोल ऑफ CO2 जो गैस थी उसका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। यानी 22.4 लीटर बहुत बड़ा वॉल्यूम है, 22,400 ml हो गया। लेकिन अगर इसी CO2 गैस को हम TC और PC पे देखते हैं तो उस टाइम इसका वॉल्यूम 94 ml रहता है, मिलीलीटर। 22.4 लीटर है, ये कितना है, 94 मिलीलीटर, विच इज VC। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब 31.1 डिग्री या 31 डिग्री सेंटीग्रेड आप लेते हैं, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहा हूं मैं, फॉर CO2 इट इज 94 ml। 94 ml होता है, ये बहुत कम वॉल्यूम है इसके लिए। लीटर में देखते हैं तो 0.094 लीटर, कितना लीटर रह जाता है, यानी कि लिक्विड का वॉल्यूम है, ये लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम है। अब ध्यान देना कि सपोज करो कि कोई गैस है आपके पास, मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूं, वो एसटीपी पे है, 1 मोल गैस ली हमने, कार्बन डाइऑक्साइड ही लगा लेते हैं, CO2 का 1 मोल है आपके पास, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, मींस टेम्परेचर जो है वो आपने ले रखा है सपोज करो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर ले रखा है यहाँ पे विच इज 1 एटमॉस्फेयर। हमने क्या किया कि प्रेशर को बढ़ा के
या फिर टेम्परेचर को पहले बढ़ा लेते हैं। टेम्परेचर को जैसे ही हमने बढ़ाया उस टाइम जो इसका वॉल्यूम था वो 22.4 लीटर था। टेम्परेचर को बढ़ा के हमने 31 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया या फिर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी 22.4 लीटर से बढ़ के सपोज करो ये 27 लीटर हो गया, 27 लीटर हो चुका है, बढ़ गया। अब हमने क्या किया कि इस कंडीशन में टेम्परेचर यही रखा, इसका प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा के हमने 60 एटमॉस्फेयर कर दिया, 60 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम कम होगा। 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर देंगे तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम सपोज करो 60 एटमॉस्फेयर में कम होके 12 लीटर रह गया, क्योंकि प्रेशर हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। 60 से फिर हमने कर दिया इसको 72 एटमॉस्फेयर, तो और कम हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम सपोज करो यहाँ पे हो गया 8 लीटर। कितना लीटर वॉल्यूम हो गया, 8 लीटर। 12 लीटर से कम होकर कितना हो गया, 8 लीटर हो गया। अब यहां से हमने 72.9 या 8 एटमॉस्फेयर कर दिया इसको, तो ये 1 लीटर से घट के ये सपोज करो 7 लीटर रह गया। अब आपके पास जो वॉल्यूम है वो 7 लीटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसेस फेज में है। क्रिटिकल टेम्परेचर लिया है लेकिन अभी क्रिटिकल प्रेशर नहीं हुआ है। लीटर कितना हो गया, 7 लीटर गैसेस स्टेट में। जैसे ही इसको हम 72.9 एटमॉस्फेयर करेंगे तो लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, और गैस का केवल 94 ml बनेगा। यानी 7 लीटर जो था वो तेजी से 94 ml में कन्वर्ट हुआ। यानी कि गैस जो होती है वो क्रिटिकल फिनोमिनाज पे बहुत तेजी से कंप्रेस होती है। यानी 7 लीटर से कितना हो गया, 94 ml, बहुत कम वॉल्यूम हो गया उसके कंपेरिजन में। यानी कि लिक्विड था 7 लीटर, गैस थी 7 लीटर। जैसे हम प्रेशराइज करेंगे उसको, प्रेशराइज करते ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया हमने और एकदम तेजी से लिक्विड बना तो उसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया। गैस स्टेट में उसका ज्यादा था। अगर उसी टेम्परेचर को हम फिर से ज्यादा कर देते हैं, 31.1 था 31.2 कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ध्यान देना गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड करते ही जो लिक्विड था वो तेजी से गैस में कन्वर्ट होगा। तेजी से गैस में कन्वर्ट होगा तो 94 ml का सीधा 7 लीटर बनेगा, 7 लीटर या उसके आसपास बनेगा। तो उस कंडीशन में तेजी से गैस एक्सपेंड होगी, और अगर तेजी से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम एकदम तेजी से बढ़ेगा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, और इंटरनल प्रेशर बढ़ने की वजह से सिलेंडर भर जाता है। तो क्रिटिकल जो फिनोमिनाज है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्रिटिकल वॉल्यूम भी किसी गैस के लिए कांस्टेंट होता है। critical volume for gas is constant, depends upon van der Waals parameter B। एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है, B पे। B इज मोलर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, बता रखा आपको। ऑफ गैस है, गैस का मोलर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एंड द क्रिटिकल वॉल्यूम VC is thrice than B। B से 3 गुना होता है, and VC is equal to 3B। VC जो मोलर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है उससे 3 गुना होगा। तो ये थी 3 फिनोमेना, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तीनों के बीच में अगर रिलेशन देखें तो तीनों के बीच में हम निकाल सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z at critical phenomena। क्रिटिकल फिनोमेना पे Z की वैल्यू, Z हम जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, विच इज PV अपॉन RT और 1 मोल, 1 मोल गैस के लिए होता है और 1 मोल के लिए सब कुछ चल रहा है, इसलिए Z यहाँ पे हो जाएगा PCVC अपॉन RTC at critical phenomena।
सभी गैसों के लिए Z कितना हो जाएगा, PCVC अपॉन RTC एट क्रिटिकल फिनोमेना फॉर 1 मोल ऑफ गैस। एक मोल गैस के लिए ऐसा होगा। वैल्यूज पुट कर देंगे। वी नो दैट PC इज इक्वल टू A अपॉन 27B स्क्वायर, VC इज इक्वल टू 3B एंड TC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27RB। पुट कर देंगे इनको, वैल्यू पुट करेंगे। Z क्या आ जाएगा, Z विच इज इक्वल टू PC A अपॉन 27B स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय VC 3B divided by TC and R into TC 8 upon 27 RB। कैंसिल क्या क्या होगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, 27 से ये 27 कैंसिल हो जाएगा, ये B ऊपर चला जाएगा तो B का स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, इट इज 3/8। Z is equal to 3/8 which is equal to 0.375। Z is less than 1। Z की वैल्यू क्या आ गई, 1 से कम आ गई, यानी कि क्रिटिकल फिनोमेनाज पे किसी भी गैस के लिए Z की वैल्यू 1 से कम होगी। इसलिए मैंने बताया कि 7 से वो तेजी से कंप्रेस हो जाता है, यानी Z की वैल्यू अगर 1 से कम आती है उस कंडीशन में हाईली कंप्रेसिबल गैस होती है, एंड गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। एट क्रिटिकल फिनोमेनाज। क्रिटिकल फिनोमेनाज पे गैस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होगी क्योंकि Z की वैल्यू 3/8 होती है और सभी गैस के लिए कांस्टेंट होती है। एट क्रिटिकल फिनोमेनाज is constant for all gases। रियल गैसेस की बात कर रहा हूं मैं, वैसे 3/8 3/8 होता है, 1 से कम होता है। इधर क्रिटिकल फिनोमेनाज के ऊपर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या फिर तेजी से वो कंप्रेस हो रही है उस कंडीशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ क्रिटिकल फिनोमेनाज पे गैस और लिक्विड का बिहेवियर। We have both states at TC, PC and VC। अभी बताया मैंने TC, PC, VC गैस लिक्विड में या लिक्विड गैस में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। नंबर फर्स्ट, बोथ स्टेट, जो दोनों स्टेट थी गैस और लिक्विड, उनको हम आइडेंटिफाई वहां पे नहीं कर सकते। दोनों ही स्टेट के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, गैस में भी और लिक्विड में भी। सेपरेटली हम दोनों गैसों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एट क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल कांस्टेंट्स TC, PC and VC, the density of both states remain constant। यानी कि TC, PC और VC पे जो लिक्विड और गैसेस स्टेट थी उन दोनों की डेंसिटी भी सेम होगी, यानी कि ऐसा कोई सेपरेशन पॉइंट नहीं होगा जिनसे हम उनको सेपरेट कर पाए कि ये लिक्विड स्टेट में, ये गैसेस स्टेट में, और दूसरा उन दोनों की डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड थर्ड, गैसेस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर are called
वेपर, यानी कि गैसें जो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होती हैं उनको हम वेपर नाम देते हैं, जैसे कि वाटर की वेपर बनती है। एंड फोर्थ, जो फ्लूइड है क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वाला जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, यानी फ्लूइड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर is called super critical fluid। ये थे क्रिटिकल फिनोमिनास। अब हम बात कर रहे हैं बॉयल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर की। बॉयल टेम्परेचर, टीबी, जैसा कि पहले बता चुका हूं आपको, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि जो बॉयल टेम्परेचर है किसी रियल गैस के लिए होता है और वो टेम्परेचर होता है जिसपे गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। टेम्परेचर at which a real gas behave like an ideal gas। Compressibility factor of the gas is 1। उस कंडीशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर गैस का कितना होता है, 1 होता है। और बॉयल टेम्परेचर किसी गैस के लिए कांस्टेंट होता है, ए और बी पे डिपेंड करता है। TB is constant for gas और डिफरेंट गैसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, डिपेंड्स अपॉन values of van der Waals parameters A and B। Mathematically boil temperature TB which is equal to A upon RB। बॉयल टेम्परेचर जो होता है टीबी वो A अपॉन आरबी के इक्वल होता है, A अपॉन आरबी के इक्वल होता है, where R is universal gas constant A and B van der Waals parameter। van der Waals पैरामीटर है। तो अगर टीबी इतना है तो हम इसका रिलेशन पीसी और उसके साथ लगा सकते हैं। ये कांस्टेंट होगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो टीबी भी उस गैस के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको अगर टीसी दिया हुआ तो टीसी है 8/27 आरबी और ए अपॉन आरबी किसके इक्वल है, टीबी के इक्वल है। देन वी कैन से टीसी इज इक्वल टू 8/27 टीबी। किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर उसके टीबी से हमेशा ही कम होगा। कितने टाइम्स कम होगा, 8/27 टाइम्स कम होगा। इसी टाइप से प्रेशर की अगर हम बात करें तो पीसी इज इक्वल टू A/27 बी स्क्वायर है, तो इसका हम डायरेक्ट रिलेशन लगा नहीं सकते, केवल टीसी का हम डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हैं बॉयल टेम्परेचर से। तो ऑलवेज बॉयल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस। Always boil temperature is greater than critical temperature of gas। गैस की क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होता है बॉयल टेम्परेचर और
कितने टाइम्स होता है 27/8 टाइम्स ज्यादा होता है, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है कम होता है, कितने टाइम्स 8/27 टाइम्स कम होता है। नेक्स्ट इज इन्वर्जन टेम्परेचर। टी आई, इन्वर्जन टेम्परेचर इज टी आई। इसके लिए हम पहले बात करेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट की। इसको आप इस टाइप से समझोगे कि सपोज करो एक गैस फिल कर रखी है हमने, गैस आपके पास सेम है, तीन डिफरेंट कंडीशंस ले रखी है गैस के लिए। सपोज करो कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हम टेम्परेचर ऑलरेडी ले रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी गैस ए है, इसमें भी गैस ए है, और इसमें भी गैस ए है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले रखा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ले रखा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ लेना इसको। गैस सेम है, तीनों में डिफरेंट टेम्परेचर ले रखा है, और हमने नोजल बंद कर रखे हैं। इंटरनल जो प्रेशर ले रखा है विच इज P1 और बाहर का प्रेशर P है। तीनों ही कंडीशन में इंटरनल प्रेशर कितना है P1 है, और बाहर का प्रेशर क्या है P है। इसी टाइप से इंटरनल प्रेशर है वो P1 है, और बाहर का प्रेशर क्या है P है। और P1 इज ग्रेटर देन P, P1 इज ग्रेटर देन P, P1 इज ग्रेटर देन P, यानी कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है। हमने इस गैस को ओपन किया, गैस के पार्टिकल पास पास थे क्योंकि P1 प्रेशर ज्यादा था, इसलिए गैस के पार्टिकल क्या होंगे पास पास होंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, नोजल को ओपन करेंगे, तो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस का फ्लो होगा, और गैस का फ्लो तेजी से होगा, गैस के पार्टिकल बाहर की तरफ तेजी से भगेंगे इस टाइप से। इन गैस के पार्टिकल्स की कौन सी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी, दोनों टाइप की एनर्जी थी, क्योंकि उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, यानी इस टेम्परेचर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज करो अंदर की तरफ काइनेटिक एनर्जी थी वो 40 जूल थी, सपोज कर लेना इस चीज को, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सपोज करो 20 जूल है, क्योंकि टेम्परेचर कम था। उस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे ही गैस बाहर की तरफ भगी, बाहर की तरफ जाने से गैस की जो काइनेटिक एनर्जी बनी बाहर की गैस की, वो सपोज करो 70 जूल हो गई। एकदम तेजी से गैस काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जो 40 से कितनी होगी 70। अब क्या हुआ यहाँ पे, होगा क्या कि जो गैस की पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी तुरंत, यानी 40 + 20 60 जूल तो उसके पास आ गई। उसके बाद 10 जूल ये एक्स्ट्रा कहां से लाया, ये गैस अपने ही टेम्परेचर को डाउन करके, और टेम्परेचर को डाउन करके उस टेम्परेचर से जो एनर्जी आएगी या हीट आएगी, उससे इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लिया। यानी बाहर अंदर की तरफ टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाहर की तरफ निकलने वाली गैस का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका होगा। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर इसने डाउन किया उसको इसने काइनेटिक एनर्जी में लगा दिया। यानी गैस जब हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर रही है यहाँ पे, तो गैस ठंडी हो जाएगी, 25 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर लगेगा, गैस क्या होगी कूल डाउन। देन गैस की कूलिंग को नाम देते हैं हम जूल थॉमसन इफेक्ट, एंड इट इज कूलिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये, कूलिंग इफेक्ट है। इसके बाद में दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूं, इट इज कूलिंग इफेक्ट। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पहले से ही ज्यादा होंगी, गैस के पार्टिकल पास पास होंगे, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही ज्यादा होंगी। सपोज करो कि इस टाइम अंदर की तरफ जो काइनेटिक एनर्जी है वो 150 जूल है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी सपोज करो टेम्परेचर ज्यादा है, तो 120 जूल है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, गैस के पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ के सपोज करो अब जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी वो 250 जूल हो गई, तेजी से बढ़ गई, और कितनी हो गई 250 जूल। तो हुआ क्या अब इसमें,
कि पोटेंशियल एनर्जी तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन 150 से कितना हुआ, 250 हुआ, यानी कि 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी को इसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अभी 20 जूल एनर्जी बची हुई है, वो 20 जूल एनर्जी इसके टेम्परेचर को राइज कर देगी। यहाँ पे टेम्परेचर घटा था, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ चुका होगा, और बढ़ गई 100 से सपोज करो 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इट इज ऑल्सो जूल थॉमसन इफेक्ट। इसको भी हम क्या नाम देंगे, जूल थॉमसन इफेक्ट नाम देंगे, कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है गैस का और घट भी सकता है। कम टेम्परेचर पे अगर गैस है तो घटागा, ज्यादा टेम्परेचर पर अगर गैस है तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, क्योंकि उसकी कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ होता है वो उसके टेम्परेचर को राइज करता है। यहाँ पे क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए टेम्परेचर डाउन हुआ, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं बढ़ पाई, इसलिए जो एनर्जी बची वो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आएगा। ये भी जूल थॉमसन इफेक्ट है। तो हायर टेम्परेचर पे हीटिंग और लोअर टेम्परेचर पे कूलिंग इफेक्ट शो करती है गैस। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा टेम्परेचर होगा, सपोज करो 70 डिग्री सेंटीग्रेड, कि यहाँ पे कंडीशंस ये रही कि गैस यहाँ पे थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी थी सपोज करो, टेम्परेचर इससे ज्यादा है और इससे कम है, इसमें काइनेटिक एनर्जी हमने 150 ली है, इसमें 40 ली है, तो यहाँ पे सपोज करो काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी, और पोटेंशियल एनर्जी सपोज करो 90 जूल थी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 90 जूल, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 100 जूल। जैसे ही हम इसको ओपन कर रहे हैं, ओपन करते ही पार्टिकल बाहर बाहर भगे और दूर दूर भगे, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ के बाहर जाने वाले पार्टिकल्स की सपोज करो 190 जूल हो गई। कितनी जूल हो गई, 190 जूल, यानी कि इसका 90 इसमें कन्वर्ट हो गया। 100 पहले ही था, 90 और बढ़ गया 190। देन टेम्परेचर ना तो डाउन आएगा और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ी। देन यहाँ पे देयर इज नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस टेम्परेचर, जिसकी कम टेम्परेचर पे, इससे अगर कम टेम्परेचर हम लेंगे तो कूलिंग इफेक्ट होगा, इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर लेंगे तो हीटिंग इफेक्ट होगा। इसी टेम्परेचर पर अगर देखेंगे तो देयर इज नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं होगा। देन इट इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये गैस का कौन सा टेम्परेचर होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। तो क्या हो गया कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करती है, ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करती है, उस टेम्परेचर को हम इन्वर्जन टेम्परेचर नाम देते हैं। उससे कम टेम्परेचर पे गैस कूलिंग इफेक्ट एक्सप्रेस करेगी, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे गैस हीटिंग इफेक्ट एक्सप्रेस करेगी। और जूल थॉमसन इफेक्ट है, दोनों ही कूलिंग इफेक्ट भी एंड हीटिंग इफेक्ट भी। इन्वर्जन टेम्परेचर पे जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं होगा। देन व्हाट इज द जूल थॉमसन इफेक्ट? Joule Thomson effect is when gas passed through a nozzle from higher pressure to low pressure to low pressure. Then cooling or heating of gas take place. Is called Joule-Thomson effect. इसको नाम दे रहे हैं जूल-थॉमसन इफेक्ट, कूलिंग को या फिर हीटिंग को। ठीक है, एट लो टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड, एट हायर टेम्परेचर हीटिंग इफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड। At higher temperature, heating effect expressed. लो टेम्परेचर पे कूलिंग और हायर टेम्परेचर कौन सा इफेक्ट होगा, हीटिंग, और इसको नाम देंगे हम जूल-थॉमसन इफेक्ट।
अब रही बात जूल थॉमसन कांस्टेंट की, जो पूछी जाती है जनरली, जब कूलिंग इफेक्ट होता है लो टेम्परेचर पे, तो उस कंडीशन में जो जूल थॉमसन कांस्टेंट होता है वो पॉजिटिव होती है, और जब हीटिंग इफेक्ट होता है तो उस टाइम जूल थॉमसन कांस्टेंट नेगेटिव होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर पे जूल थॉमसन कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इन्वर्जन टेम्परेचर, the temperature at which Joule Thomson effect not observed means cooling or heating effect of gas not take place, गैस का कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। उससे कम टेम्परेचर पे कूलिंग इफेक्ट एक्सप्रेस करेगी गैस, और उससे ज्यादा टेम्परेचर पे हीटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। इसको नाम देना हम इन्वर्जन टेम्परेचर, और डिनोटेड बाय टीआई। इसको हम टीआई से नोट करते हैं। बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर, कूलिंग इफेक्ट एक्सप्रेस्ड by gas above inversion temperature, heating effect observed, और इन्वर्जन टेम्परेचर पे नो इफेक्ट। There is no effect। तो जूल थॉमसन कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है, जूल थॉमसन कांस्टेंट को हम जेड जेडी से या फिर म्यू जेडी से नोट कर रहे हैं। जब कूलिंग इफेक्ट शो होता है उस टाइम ये पॉजिटिव होता है, और जब हीटिंग इफेक्ट शो होता है म्यू जेटी विच इज नेगेटिव, और जब कोई इफेक्ट नहीं होता तो म्यू जेटी विच इज जीरो। म्यू जेटी इज जूल थॉमसन कांस्टेंट। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ही हर गैस के लिए अलग अलग होगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इन्वर्जन टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर गैस। गैस के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। It is twice than boil temperature of gas। गैस के बॉयल टेम्परेचर पे दुगना होता है, ध्यान देना। इन्वर्जन टेम्परेचर किसी गैस के लिए गैस के बॉयल टेम्परेचर का दुगना होता है, एंड डिपेंड्स अपॉन वैन डर वाल्स पैरामीटर। ए एंड बी, ए और बी पे डिपेंड करता है। देन टी आई विच इज इक्वल टू 2 ऑफ टी बी।
Ti is equal to 2 of Tb and Tb which is equal to A upon Rb. Then what is the Ti? Ti which is equal to 2A upon Rb. 2 कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, तो किसी गैस के लिए भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और हमेशा ये बॉयल टेम्परेचर गैस के बॉयल टेम्परेचर से दुगना होता है। ध्यान देना यहाँ पे गैस के बॉयल टेम्परेचर से दुगना है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बॉयल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इन्वर्जन टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बॉयल टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। इन्वर्जन टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर से दुगना होता है लेकिन केल्विन में। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है if boil temperature is 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ हो सकता है, then Ti is, तो Ti क्या होगा, तो है तो 22 लेकिन 10 का 20 नहीं करेंगे, हम केल्विन में पुट करेंगे इसको। then Tb is equal to 10 डिग्री सेंटीग्रेड which is also equal to 283 केल्विन, 283 केल्विन होगा। then what is the Ti? Ti is equal to 283 multiplied by 2 which is equal to 566 Kelvin. Then what is the Ti? Ti is equal to 566 minus 273. 566 minus 273 which is 293 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा, इन्वर्जन जो टेम्परेचर आएगा ये आ जाएगा इसका 293 में होगा 3 3 6 7, ठीक है। इन्वर्जन टेम्परेचर आ जाएगा वो 293 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर बॉयल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो इन्वर्जन टेम्परेचर 293 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी 10 डिग्री का 20 डिग्री नहीं होगा, केल्विन में ही हमेशा पुट होगा। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में अगर देखते हैं तो इन्वर्जन टेम्परेचर नेगेटिव होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और हीलियम हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम देयर इज हीटिंग इफेक्ट observed at room temperature. It is due to the inversion temperature of hydrogen and helium are negative. नेगेटिव होने की वजह से रूम टेम्परेचर पे वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, हीटिंग इफेक्ट शो करेंगे। यहाँ पे आपका गैसेस स्टेट कंप्लीट हो चुकी है। समझ आ गया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।